देखो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है मैथमेटिक्स आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास को। तो हम जो है सबसे पहले जो पढ़ेंगे आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आव्यूह या मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आव्यूह होता क्या है। आव्यूह को हम बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। तो आव्यूह होता क्या है, तो आव्यूह के बारे में आप लोगों को बता दूं। आव्यूह जो है संख्याओं का एक समूह है, ठीक है, यानी संख्याओं का एक समूह। वो भी कैसा समूह, तो उसमें संख्याएं जो होती क्रम में लगी हुई होती है। आव्यूह संख्याओं का एक समूह है जिसमें संख्याएं क्रम में लगी होती है। और क्रम भी कैसा क्रम, उसको बोलते हैं आयताकार क्रम विन्यास। अब ये जो चीज है बच्चों की आयताकार क्रम विन्यास, इसको समझते हैं जरा कि आयताकार से क्या मतलब है। तो आयताकार से समझने से पहले सब लोगों को आपको पता होगा कि आयत क्या होता है, ठीक है। आप सभी लोग एक बात जानते हो कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है। इसे दूसरे शब्दों में मैं कैसे कह सकता हूं, दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकता हूं कि क्षैतिज भुजा के बराबर ऊर्ध्वाधर भुजा दूसरी ऊर्ध्वाधर भुजा के बराबर। बच्चों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझते हो ना। क्षैतिज मतलब इस तरीके से, यानी कि आसान शब्दों में बताऊं तो जब हम सोते हैं लेटते हैं तो वो क्षैतिज है, और जब मैं खड़ा हूं इस समय वो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हम लेटे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल और खड़े हैं तो वर्टिकल, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो बच्चों क्षैतिज भुजा क्षैतिज के बराबर, ऊर्ध्वाधर भुजा ऊर्ध्वाधर के बराबर। अब ये आयत की पहचान है। अब देखो आयताकार क्रम विन्यास क्या चीज है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसमें दो चीजें हैं, दो क्षैतिज लाइनें हैं। देखो पहली लाइन क्षैतिज और दूसरी लाइन क्षैतिज, और तीन ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। क्षैतिज लाइनें कितनी हैं, दो, ऊर्ध्वाधर कितनी है, तीन। अब इसमें एक चीज देखो, पहली क्षैतिज लाइन में जो पहली क्षैतिज लाइन है इसमें कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं, 1 2 3, ठीक। दूसरी जो क्षैतिज लाइन है उसमें कितने नंबर हैं, उसमें भी हमारे हैं 3। तो आप लोगों ने देखा कि पहली क्षैतिज लाइन में हमारे 3 नंबर हैं और दूसरी क्षैतिज लाइन में भी 3 नंबर हैं, यानी कि दोनों क्षैतिज लाइनों में बराबर संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो आयत की प्रॉपर्टी थी वो साबित हो गई नहीं हो गई कि क्षैतिज भुजा, ये वाला जो हमने आयत बनाया था कि क्षैतिज भुजा क्षैतिज के बराबर। तो इसी प्रकार से इसमें कि क्षैतिज लाइन में कि संख्याएं क्या हैं, बराबर है। जितनी संख्या इस लाइन में उतनी संख्या इस लाइन में। अब बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर की, जैसे कि यहाँ पे था कि ऊर्ध्वाधर हमेशा किसके बराबर होगा, ऊर्ध्वाधर के। तो देखो बच्चों इसमें जरा इस वाले ऊर्ध्वाधर में बताओ कितनी संख्या है, ठीक। इस वाले ऊर्ध्वाधर में बताओ कितनी, 2, और इस वाले ऊर्ध्वाधर में बताओ कितनी, 2। तो तीनों ऊर्ध्वाधर लाइनों में यानी कि तीनों वर्टिकल लाइंस में हमारे कितने अंक हैं, 2 2 2, यानी सब में बराबर है नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी सही हो गई कि ऊर्ध्वाधर बराबर ऊर्ध्वाधर। तो देखो ये वाली ऊर्ध्वाधर, ये वाली ऊर्ध्वाधर और ये ऊर्ध्वाधर, तीनों क्या है, आपस में बराबर है, तीनों वर्टिकल लाइन है। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे या फिर आयताकार क्रम विन्यास। अच्छा अभी क्वेश्चन ये आता है ऐसा एक एग्जाम्पल हो जिसमें वो क्रम विन्यास आयताकार क्रम विन्यास ना हो। अच्छा तो ये भी देखो एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वो क्रम विन्यास आयताकार ना हो, इसे ले लो, यहाँ से 6 मिटा दो बस, चलो यहाँ तो 2 मिटा दो, कोई से भी एक मिटा दो, हमने इसे मिटा दिया। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने 4 लिख लिया। तो आप लोग देखें जरा, पहले हम क्षैतिज की बात कर लेते हैं। इस वाले क्षैतिज में कितने हैं, 1 2 3। इस वाले क्षैतिज में कितने, 1 2, हो गई गड़बड़। अब यहां गड़बड़ हो गई, क्यों कि इस क्षैतिज में 3 है, इस क्षैतिज में 2 है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सही नहीं हुई कि क्षैतिज बराबर क्षैतिज, तो यानी कि आयताकार क्रम विन्यास नहीं है। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर को चेक कर लो, इस वाले ऊर्ध्वाधर में 2, इसमें चेक करो, इसमें कितने, 1, इसमें कितने, 2, क्या तीनों बराबर हैं, नहीं है बराबर। तो ऊर्ध्वाधर वाली प्रॉपर्टी भी सही साबित नहीं हुई, यानी कि तीनों जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसमें संख्याएं बराबर नहीं है। तो इसमें क्षैतिज वाली भी फ्लॉप हो गई, ऊर्ध्वाधर वाली भी फ्लॉप हो गई, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है आयत की कि क्षैतिज बराबर क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर बराबर ऊर्ध्वाधर, वो वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। यानी कि ये जो विन्यास है
वो आयताकार क्रम विन्यास नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब था आयताकार क्रम विन्यास को। पहले हमने समझा कि आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है एग्जाम्पल से। अब हम जानेंगे आयत के बारे में थोड़ा सा। आयत को बच्चों जानने से पहले कि आयत का यूज क्यों किया गया, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आव्यूह को क्यों इस्तेमाल किया गया। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, पहला बच्चा है किशोर, ठीक है, और दूसरा कोई बालक ले लो, जो लखन ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों बच्चे मार्केट जाते हैं मान लो, ठीक है। ये बच्चा कहता है इसने 2 किलो मैंगो खरीदे, यानी आम, मैंने एम लिख दिया, 2 किलो मैंगो। 3 किलो सेब खरीदे, यानी कि एप्पल खरीदे 3 किलो, तो मैंने लिख दिया। और मान लो इसने कुछ 2 किलो चावल खरीदे, या चीनी, चलो 2 किलो चावल ले लेते हैं, तो 2 किलो हमने मान लिया कितने चावल यानी कि राइस खरीदी। ठीक है, किशोर ने क्या क्या खरीदा, 2 किलो मैंगो, 3 किलो एप्पल और 2 किलो राइस। ऐसी लखन ने खरीदा होगा कुछ। लखन ने 5 किलो मैंगो खरीदे हैं, 3 किलो एप्पल खरीदे हैं और 2.5 किलो, 5/2 यानी कि 2.5 किलो उसने क्या खरीदे हैं, राइस खरीदे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें। लेकिन पता है, देखो अब इसे आव्यूह के रूप में लिखते हैं, कितना अच्छा हो जाता है लिखने से। एक आव्यूह बनाओ और आव्यूह में ये नंबर लिख दो, क्या है, 2 3 2 5 3 5/2। ठीक है, ऊपर देखो बच्चों किशोर की लाइन थी तो मैंने ऊपर के लिख दिया, यानी किशोर। ये लखन की लाइन थी तो मैंने एल लिख दिया। ये मैंगो है, ये एप्पल है और ये राइस है। अब देखो इतनी बड़ी चीज हमने केवल इतने में लिख दी। देखो कैसे, किशोर ने मैंगो खरीदे 2 किलो, किशोर ने एप्पल खरीदे 3 किलो, किशोर ने राइस खरीदे 2 किलो। ऐसी लखन, लखन ने मैंगो खरीदे 5 किलो, लखन ने एप्पल खरीदे 3 किलो, लखन ने राइस खरीदे 2.5 किलो। ठीक है ना, या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मैंगो 2 किलो कितने खरीदे किशोर ने, और मैंगो 5 किलो कितने खरीदे लखन ने। एप्पल 3 किलो किसने लिए, किशोर ने, और एप्पल 3 किलो किसने लिए, लखन ने। राइस 2 किलो किसने लिए, किशोर ने, और राइस 2.5 किलो किसने लिए, लखन ने। तो यही मैट्रिक्स है, संख्याओं का समूह। लेकिन इसमें एक खास बात बच्चों ये है, एक शब्द जो इसमें बोला गया है कि आयताकार क्रम विन्यास, इसमें एक विशेष बात हो रही है बच्चों। क्रम विन्यास में, क्रम विन्यास का क्या मतलब है, जरा उसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अच्छा बच्चों, इस वाली मैट्रिक्स को, तो बच्चों देखो एक नई, इस मैट्रिक्स से मैंने एक नई मैट्रिक्स बनाई, इसमें बस चेंज क्या आया, सब वही है, मैट्रिक्स पूरी वही है। देखो अब अंक देखो सब वही, बस इतना चेंज करा है कि 2 और 3 को आपस में बदल दिया। देखो 2 यहाँ पहुंचा दिया, 3 मैंने यहाँ पहुंचा दिया, मतलब ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे ही दोनों करा। नंबरों में नहीं बदला, क्रम में बदल दिया, उनके क्रम को बदल दिया। देखो क्रम के बदलने से कितना फर्क आया कि मैंगो पहले जो हमारा किशोर था वो 2 किलो ले रहा था, अब वही मैंगो हमारा जो किशोर है वो कितने ले रहा है, 3 किलो। इसी प्रकार से एप्पल हमारा किशोर पहले 3 किलो ले रहा था, कितने ले रहा है, 2 किलो। ऐसे ही हमारा जो लखन है उसके में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर बोला गया एक शब्द कि क्रम विन्यास। आयताकार भी, आयताकार मैंने समझाया आपको क्या मतलब है कि जितनी क्षैतिज में संख्या है उतनी ही ऊर्ध्वाधर, ये तो था आयताकार। क्रम विन्यास का क्या मतलब था कि भैया क्रम से भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर आपने संख्याओं का क्रम भी बदल दिया ना तो वो आव्यूह पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मैट्रिक मतलब संख्याएं तो वही है तो क्रम बदल दिया तो आव्यूह चेंज नहीं होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्रम बदलने पर आपका आव्यूह पूरे का पूरा बदल जाएगा। इसलिए हमने बोला है, वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है आयताकार प्लस क्रम विन्यास। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, जो मैंने पूरी डेफिनेशन आपको बताई। ठीक है, आप लोग चाहो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अब मैं डेफिनेशन आपकी लिख देता हूँ। आव्यूह
ये डेफिनेशन है कि आव्यूह संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास। ये 3 शब्द बच्चों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आयताकार, जो कि मैंने बताया आयताकार क्या था कि क्षैतिज में जितनी संख्या दूसरी क्षैतिज में भी जितनी भी क्षैतिज होंगी उसमें सब संख्याएं बराबर, ऐसे ही ऊर्ध्वाधर में बराबर होना चाहिए। और क्रम विन्यास क्या था कि क्रम का भी फर्क पड़ेगा। अगर आपने क्रम बदल दिया यानी संख्याओं का क्रम आपस में चेंज कर दिया तो अभी पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये क्रम विन्यास, ये चीज समझनी है। ठीक है, अब हम नई चीज समझते हैं थोड़ी सी आव्यूह में ही आगे। अब बच्चों हम जानेंगे आव्यूह में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वो चीज जानेंगे। तो देखो बच्चों, रो कुछ नहीं है, जो हमारी इतनी देर से मैं क्षैतिज बोल रहा था ना, अब उसे मैं बच्चों जितनी देर से मैं क्षैतिज बोल रहा था, तो जो हमारी क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझेंगे। आप एक मैट्रिक्स ले लो ए, तो जो मैट्रिक्स को भी जिंदगी में हमने एक चीज सीखी, हर किसी का हम नामकरण करते हैं, तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स का भी नामकरण करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स लिखी, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 3 8 10, तो इसका मैंने बराबर लिखा है ए, यानी कि इसको मैं इस पूरी मैट्रिक्स को क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ। नामकरण हम किसी का करते हैं। और आव्यूह के नामकरण की खास बात यह है कि जो लेटर लिए जाते हैं वो हमेशा कैपिटल लिए जाते हैं, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करते हैं, कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। तो एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, जिसमें ये एलिमेंट लिख रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को गिनना है कि रो कितनी है, कॉलम कितनी है। तो उससे पहले, गिनने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रो का मतलब क्या होता है कि क्षैतिज पंक्तियां, और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, सॉरी कॉलम का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। आसान से शब्दों में बताऊं ना, बिल्कुल। रो मतलब लेटी हुई और कॉलम मतलब खड़ी हुई। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर रो गिने, यानी जो बिछी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, तो देखो 2 लाइनें हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये दोनों रो हैं। तो पहली रो को बच्चों हम R1 बोल देंगे, दूसरी रो को हम R2 बोल देंगे। इसी प्रकार से बच्चों कॉलम, तो इसमें बच्चों 3 कॉलम है, पहला 1, दूसरा और तीसरा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। रो क्या है हमारी, ये लेटी हुई, और जो हमारी कॉलम क्या है, खड़ी हुई। तो रो कौन कौन सी हुई, ये और ये। कॉलम कौन कौन सी हुई, ये। ठीक है बच्चों, अब काउंटिंग कर लें। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारी रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। अच्छा, तो ये नोट कर लेना आप लोग, उसको पॉज करके मैं अब आगे थोड़ा सा इसमें बात करता हूँ। गिनो भैया, रो कितनी है, R1 R2 कितनी रो, 2। कॉलम गिनो, C1 C2 C3 C4 C5। इसका मतलब रो हमारी 2, कॉलम हमारे। सिंपल सी चीजें हैं ये। ठीक है, मतलब केवल अभी तक हमने जस्ट गिनना है कि रो कितनी, कॉलम कितनी। अब बच्चों एक नया शब्द सीखते हैं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स ये नहीं है कि मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं और सवाल करने लग जाऊं। नहीं, पहले बेसिक जानना है, उसके बाद सवाल। तो भैया 2-3 दिन तक तो मैं बेसिक ही समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप सवालों पर कहीं जाकर पहुंचोगे। हम जानेंगे 40, या फिर हम जिसको बोलते हैं ऑर्डर, कि भैया कोटी या ऑर्डर क्या होता है। ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी आसान भी है। साथ एग्जाम्पल ही समझाऊंगा, डेफिनेशन से नहीं, एग्जाम्पल से।
संख्या कैसी भी हो सकती है, रूट वाली या बटे वाली, प्लस वाली, माइनस वाली, या फिर इमेजिनरी आई वाली, वो कोई सी भी हो सकती है संख्या। अच्छा बच्चों इसमें रो गिनवाओ हो जाएगा। कितनी रो? 3। कॉलम गिनवाओ, कितने कॉलम? 3। तो बच्चों जो ऑर्डर होता है, यानी कि जिसको हम 40 बोल रहे हैं, ऑर्डर वो कोई नई चीज नहीं है। ऑर्डर में हम लिखते हैं रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नंबर, मतलब रो के कितने नंबर हैं, मतलब कितने रो हैं, और कॉलम के कितने नंबर। तो बच्चों हमारे रो कितने आए यहाँ पर? 3, और कॉलम भी कितने आए? 3। तो ऐसा नहीं है कि गुणा कर देनी है कि 3 थी या 9, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, बस तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 3 गुणा 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। 3/3 से क्या पता चलता है कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी आव्यूह के, हमारा जो आव्यूह है उसके ऑर्डर को लिखने का यही तरीका होता है कि रो की संख्या गुणा कॉलम की संख्या। जैसे कि हमने लिख दिया 3/3, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैंने आव्यूह ले लेता हूं ए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ये ओमेगा, सुना है नाम ओमेगा? 1 का क्यूब रूट होते हैं ये ओमेगा। ओमेगा उसका नहीं पता फिलहाल, अभी नहीं जानना, अभी बस इसको ही समझ लो, ओमेगा भी एक संख्या है, फिलहाल अभी इतना समझ लो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जरा, वरना पीछे के जैसे ही एग्जाम्पल हो जाता। अच्छा इसमें फिर से गिनो, रो कितनी है? कॉलम गिनो, ठीक है। रो का मतलब लेटी हुई लाइन है और कॉलम का मतलब खड़ी हुई लाइन। बच्चों रो कितनी आई? 3। कॉलम कितने आए? 4। तो इसका ऑर्डर डायरेक्ट लिख दूं, क्या होता है? रो गुणा कॉलम, 3/4। अब एक खास बात और मैं बता दूं, किसी भी आव्यूह का जो ऑर्डर होता है, जो निकल के आता है, वो यहाँ पे कोने में लिख देते हैं, ठीक है। 3/4, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने जाना कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। पहले हमने जाना रो कैसे गिनते हैं, कॉलम कैसे गिनते हैं, फिर उसके बाद की ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगा, फोटो सेंड कर दूंगा, आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। अब रो और कॉलम के बाद बच्चों, कोटि जानने के बाद अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, जरा ये समझ लो। आव्यूह का निरूपण, यानी कि आव्यूह को हम लिखते कैसे हैं और उसके एलिमेंट्स को भी, उसके बच्चों ये पूरा तो आव्यूह जो किसके अंदर जो वाले होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी कि तत्व। तो इनको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, जरा आप इसको समझें। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब मैं गिनूंगा नहीं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ इसका ऑर्डर 3/3 है। 3/3 का मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इतना ध्यान रखना, पहले रो का नंबर लिखा जाता है फिर कॉलम का। तो 3/3 का है ये। तो बच्चों इसको लिखते कैसे हैं, जो एक जनरल मेथड लिखने का, वो आप समझ लेना, वो मैं सिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। देखो 3/3 का है तो 3/3 ठीक है। देखो अब इस मैट्रिक्स को देखो, क्या ये 3/3 की है? नहीं है। मैं इसी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका बता रहा हूँ बस, कि उसके एलिमेंट्स को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है।
तो 3/3 की है ये, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखो, ये बच्चों पहली रो है नहीं है, ये R1 है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में लिख दो 1 1 1, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है, R2 है, तो लिख दो 2 2 2, और ये क्या है, R3 है, तो लिख दो 3 3 3, ठीक है। अब रो के नंबर लिख लिए, अब हम लिखेंगे कॉलम के नंबर। तो देखो ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, तो ये 1 है, तो इसमें जितने भी आ रहे हैं सब में, ठीक। कॉलम 2, ठीक, कॉलम 3, ये लिखने का, ये ध्यान रखना, पहले रो का नंबर लिखते हैं, फिर हम कॉलम का नंबर लिखते हैं। इसका मतलब बच्चों A11 की वैल्यू बताओ 1, A12 की वैल्यू बताओ √3, A13 की वैल्यू बताओ 4, A21 की वैल्यू बताओ 5, A22 की वैल्यू बताओ 6, A23 की वैल्यू बताओ 7, A31 की वैल्यू बताओ √2, A32 की वैल्यू बताओ -√3, A33 की वैल्यू बताओ। ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, मान लो मैट्रिक्स दे दी आपको और बोल रहा है कि भैया A23 की वैल्यू बताओ और A31 की वैल्यू बताओ, ये पूछ सकता है आपसे, आप बिल्कुल बता सकते हो। A23 फिलहाल आप लोगों को तो पता है, यहाँ से देखिए A23 ये रहा, तो A23 की वैल्यू कितनी है, 7 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ A23 कितना है, 7 है, और A31 कितना है, √2, ठीक है। फिलहाल तो मैं कुछ जैसे A मान लो आपको मैट्रिक्स दे दी कोई, वो कह रहा है A कोई मैट्रिक्स है 3/4 की, तो वो कह रहा है इस मैट्रिक्स को लिख के दिखाओ, उसके तत्वों को कैसे लिखते हैं। जरा इसके मैट्रिक्स के तत्वों को हम लिखना चाहते हैं, तो बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो भाई A लिख लो। तो बच्चों अब हमारा एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है A 3/4 की, मतलब इसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप A लिख लो। अच्छा, A लिखने कितने वो भी पता होना चाहिए। देखो 3 रो, तो देखो 3 रो है, 1 2 3, देखो 1 2 3, और कॉलम कितने 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, तो ये सही है। और एक बात मैं आपको खास बात बताऊं बच्चों, इसका ऑर्डर 3/4 है, तो पता है इसमें मजे की बात क्या है, इसका ऑर्डर तो 3/4 है, तो इसका मतलब ये इसमें 12 एलिमेंट होंगे। अब आप लोग गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी एक अच्छी बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। बच्चों इसमें वही लिखेंगे कैसे कि क्या क्या अंक आएंगे नीचे, तो वही वाली बात, पहले हम किसको लिखते हैं, रो को। पहले रो 1 लिखो, रो 2 लिखो, फिर रो 3 लिखो, अब कॉलम लिखो, तो 1 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ठीक है ना, ये इसको लिखने का तरीका। अच्छा भाई, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करना, मतलब रिवाइंड करके दोबारा देखना उसको। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये 4/5 की मैट्रिक्स है, इसको लिख कर दिखाओ कैसे लिखेंगे। ये 5/4 की भी मैट्रिक्स है, इसको लिख कर दिखाना कैसे लिखेंगे। ये 4/4 की मैट्रिक्स है, इसको लिख कर दिखाना कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक। आ गया कोसी, अच्छा अब समझते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स देती है, वो एलिमेंट पूछेगा, ये वाला एलिमेंट बताओ। ये एक मैट्रिक्स बच्चों उसने दे रखी है, क्वेश्चन है
क्वेश्चन करके उठा देना। और हमसे कह रहा है कि भैया बताओ A23 की वैल्यू बताओ, A31 की वैल्यू बताओ, A32 की वैल्यू बताओ। हो सकता है और भी कुछ पूछ ले, कई सारी पूछ सकता है। A22 की वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालेंगे, मैं 2 निकाल के दिखाऊंगा, बाकी तो आप निकाल लो। कैसे निकालने हैं, पहले मैं निकालना चाहता हूँ A23, देखना ध्यान से A23। तो बच्चों यहाँ से आप लोग समझो जो पहला वाला नंबर है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, रो को। तो आप दूसरी रो को पकड़ लो, तो पकड़ ली वाली को, ठीक। और कॉलम कौन सा कह रहा है, तीसरा, तो तीसरे कॉलम को पकड़ लो, पहला दूसरा तीसरा, वो पकड़ लिया। अब आप लोग मुझे बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मैं पीछे को हटा दूं, ऐसे इसे भी पूरे को ऐसे मिला दूं और इसे पूरे को मिला दूं, ये इस वाले पॉइंट पर तो काट रही है दूसरे को, ठीक है। तो A23 की वैल्यू क्या हो गई, 5/2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक कैसे किया जा सकता है, इस वाले की अगर बात करें, ये वाला एलिमेंट ये दूसरी रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं A31 को चेक करके बता देता हूँ इसको कैसे निकालें। रो कौन सी चाहिए, तीसरी, जो पहले नंबर लिखा हुआ होता है वो रो होता है, तो रो कौन सी चाहिए, तीसरी, ये रही तीसरी रो। आप लोग पेंसिल से काम कर लेना। और कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम चाहिए पहला, इसे रफ कर दे दो पुराने वाले को, तीसरी रो और पहला कॉलम। अब आप लोग अगर इसको पूरा करोगे तो देखो इस वाले, ये पहला कॉलम, तीसरी रो, ये यहीं पे तो एक दूसरे को काटेंगे, मतलब है ना। तो ये क्या आया, √5, मतलब तीसरी रो हमने ढूंढी और पहला कॉलम ढूंढा, दोनों ने जहाँ दूसरे को काटा वही एलिमेंट, यानी A31 क्या है, √5। यानी अब देखो हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, इस √5 में देख लो, ये तीसरी रो में आ रहा है, पहले कॉलम में देख लो, ये इस वाली रो में तो आ रहा है, ये रो कौन सी है, तीसरी। और कौन से कॉलम में आ रहा है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, कौन से में आ रहा है, इस वाले में, और ये कौन सा है, पहला, तो ये A31। तो आप लोग A32 निकाल के लाओगे, A22 निकाल के लाओगे। आज बस इतना ही करेंगे क्योंकि बेसिक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करूंगा, जितना मैंने बताया बच्चों उसको पढ़ना समझना, और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो और हाँ, एक लास्ट चीज और, आप लोगों को जो बच्चे वीडियो देखते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि जो जय हिंद लिखेगा मैं उसी को ही समझूंगा कि उसने वीडियो देखी, तो नहीं लिखेगा मैं मानूंगा नहीं वीडियो देखी है। जय हिंद जरूर लिखना, जिससे हमें पता चलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि भैया आप लोगों ने वीडियो देखी है, जय हिंद लिखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखना, ठीक है। विदा लेते हैं आप लोगों से, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो।